हे दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका पाथवेड के अंदर। मेरा नाम है कुमार। ये है इस बुक का चैप्टर नंबर 5। इस बुक के अंदर टोटल मिला के हम कितने चैप्टर करने वाले हैं? इस क्लास के अंदर मैं 5वां चैप्टर करवाऊंगा जिसका नाम है नागरिकता, और 8th चैप्टर। ठीक है, 8th चैप्टर जो उसका जिसका नाम है, जो अब आगे आपको पता लग जाएगा। ये सबसे छोटा और प्यारा चैप्टर है, सही बताऊं तो बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो बिना आपका टाइम गवाए मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरी एक ही शर्त रहेगी कि आपके पास अपनी एक कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज लिखवाऊँ आपको वो चीज़ें लिख लेनी चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन करूँ आप उसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के रिविजन करने में आसानी होगी। तो नागरिकता क्या है? देखो, नागरिकता वह व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं वो नागरिक होता है, और जिसे राज्य के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है नागरिक कहलाता है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत भारत की जो नागरिकता के संबंध में जो उल्लेख किया गया है, इस भाग के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कितनी एकल नागरिकता? किसके समान? ब्रिटेन के समान। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये उतरता है कि जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? भाई वो ली गई है हमने ब्रिटेन के संविधान से उठाई है। ठीक है, बट वहीं जो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका के अंदर। यानी कि अमेरिका, अगर मैं होल स्टेट की बात करूं उस वो तो अलग है, उसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी भी नागरिकता अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्वेनिया की नागरिकता अलग होगी, बट संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी भी एक नागरिकता अलग होती है। सेंटर की नागरिकता अलग होती है और स्टेट की अलग होती है। संविधान में नागरिकता संबंधित उपबंध है। संविधान के लागू होने पर नागरिकता के अधिकार संबंधित जो प्रावधान है वो 5 से 8 तक दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में उपबंध, उपबंध का मतलब होता है एक तरीके से पॉइंट। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित 3 न्यूनतम शर्तों को पूरी करता हो। ठीक है, तीनों में से एक शर्त उसको पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिकता हो जाएगा, तो वह भारत का नागरिक है। यदि उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो तब भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगभग 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वही अनुच्छेद 6 है वो ये बोलता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है। ठीक है, ये बोलता है। वहीं अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? भारत से पाकिस्तान को अवर्जन करने वाला व्यक्ति। ठीक है, देख अवर्जन का मतलब है कि पहले वो पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान में कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा, फिर वापस अपने प्यारे भारत में आ गए। 1 मार्च 1947 के पश्चात जो लोग पाकिस्तान चले गए वह भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो वह भारतीय नागरिक होंगे, किंतु पंजीकरण हेतु 6 माह तक भारत में रहना उनका जरूरी होगा। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामाही अथवा मातामाही या मातामाही में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी मम्मी पापा या मम्मी पापा के भी मम्मी पापा में से कोई भी अगर वो भारत में जन्मा हो और वो व्यक्ति भारत से भारत रह रहा बाहर रह रहा है तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, बशर्ते उन्हें भारत के राजनीतिक या काउंसलर प्रतिनिधि के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर 9 क्या बोलता है? विदेशी राज्यों विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना। ठीक है, करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। देख सिंपल सी बात है भाई, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैंने अगर यूएसए की नागरिकता ले ली, ठीक है, तो क्या मैं इंडियन की मेरे पास इंडियन नागरिकता होगी? जी नहीं, मेरे पास इंडियन नागरिकता खत्म हो जाएगी। मेरे पास किसकी नागरिकता आ गई? जी यूएसए की आ गई। तो अनुच्छेद नंबर 9 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति किस भारत को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी स्वतः ही भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी स्वदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कौन से? विदेशी राज्य की। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भूभाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी अधीन भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है कि ऐसी विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई है, नागरिक माना जाएगा। वहीं नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो कौन बनाएगा? तो भाई ये इसकी जो डिटेल है वो अनुच्छेद 11 बताता है कि नागरिकता के संबंध में विधि विधि का मतलब होता है कानून। कानून बनाने की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसके पास रहेंगी? आपकी संसद के पास रहेंगी। ठीक है, संसद
कानून द्वारा नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में भी और प्रावधान कर सकती है। कौन? संसद। अब देखो बात है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या बोलता है भाई? सबसे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और वर्तमान में 2019 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला, आप जन्म से प्राप्त की जा सकती है। अब जन्म से कैसे प्राप्त होगी भाई? देखो, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले हो तो वह भारत का नागरिक होगा, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिक के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना ये इन्होंने आवश्यक कर दिया था 1986 में जो अमेंडमेंट लाया गया था। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो वह तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब है इलीगल इमिग्रेंट ना होना चाहिए भाई वो, ठीक है। वहीं दूसरा आप कैसे लग रहा है भाई, वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के पश्चात तथा 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर किन में बांग्लादेश में पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर हुआ है तो वह वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके जन्म के समय उसके पिता का भारतीय नागरिक होना ये जरूरी है, ठीक है, उसका पिता भारतीय होना चाहिए। वहीं यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 के पश्चात या उस किंतु 3 दिसंबर 2004 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है तो वह भारत का नागरिक बन जा सकता है, लेकिन तब भी उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय काउंसलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए, ठीक है। तीसरा तीसरा तरीका क्या है भारत का नागरिकता लेने का भाई? वो है आपका सिंपल, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के हेतु आवेदन करने की तिथि 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कितने? 7 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, ठीक है। और वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हो और भारतीय मूल के हो। वह व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में वो रह रहा हो। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, इनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। क्या? इनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। या एक क्षमतापूर्ण व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पहले से पंजीकृत हों। दूसरा, चौथा सबसे आसान तरीका क्या है भारत का नागरिक होने का? वो है आपका देशीकरण से नागरिक। देशीकरण क्या है भाई? वह व्यक्ति ऐसे देश से संबंधित ना हो जो भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता देने से रोक दिया जाता हो, ठीक है। और वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया है। वह व्यक्ति अच्छे चरित्र का होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कम से कम किसी एक भाषा में अच्छा उसको क्या होना चाहिए? उसको एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वहीं आवेदन को पिछले 12 महीनों के लगातार और साथ ही 14 वर्षों में 11 वर्षों भारत में उसे रहना चाहिए। भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि सिक्किम 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था भाई, तो सिक्किम के जो लोग थे वो भारत के नागरिकता भी नहीं थे। बट 1975 के बाद भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट होता है और सिक्किम को भारत का एक राज्य मान लिया जाता है। और तब सिक्किम के अंदर रह रहे जितने भी व्यक्ति लोग रहे वो सब क्या हुए? भारत के नागरिक माने गए, ठीक है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हुआ? 3 प्रकार से आपकी भारतीय नागरिकता जा सकती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? नागरिकता का परित्याग कर देना, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना। आपने कोई देशद्रोही जैसा काम किया जिसके कारण सरकार ने आपकी नागरिकता छीन ली। सरकार निम्न कारणों के आधार पर नागरिकता से वंचित कर सकती है भाई। आपने पहला
क्या क्या प्रति संविधान के प्रति आप अनुष्ठान दिखाने पर अपने संविधान के प्रति आप अनुष्ठान नहीं कर रहे, युद्ध काल में दुश्मन की सहायता कर रहे हो तो भाई आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। गलत ढंग से नागरिकता आपने प्राप्त करी है तो नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, ये याद रखना। अगर 7 वर्षों से आप भारत से बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता चली जाती है। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर, ठीक है, तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। अब देखो दोहरी नागरिकता क्या है, ठीक है, दोहरी नागरिकता क्या है। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिसंबर 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया। इसके द्वारा विदेशों से में बसे भारतीय मूलों के लोगों को सीमित रूप से भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नाम दिया गया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। ठीक है, यही थी। अब ये चैप्टर हो गया, देखो बहुत छोटा चैप्टर था, कितनी जल्दी खत्म हो गया। तो अब इसे क्वेश्चन आ गए हैं। सबसे पहला क्या है भाई, भारतीय संविधान के किस भाग व किंतु किन अनुच्छेदों में भारत नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भाई कहाँ से है ये, 5 से 11 तक है। कहाँ, 5 से 11 तक, ये भाग 2 5 से 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जी हाँ, भारत में एकल नागरिक सिंगल सिटीजनशिप है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। जी हाँ, संसद के पास सारे राइट्स है, आर्टिकल नंबर 11 बोलता है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये भी सही, तो इसके तीनों पॉइंट सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ए बी सी। ठीक है, क्या होगा, डी, ए बी सी। अब इसको पढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 11। कौन सा, 11 है। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जी भाई, जन्म से भी ले सकते हो, वंश से भी ले सकते हो और देशीकरण से भी ले सकते हो, तो उपयुक्त सभी से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। जन्म से तो अभी आपको नागरिकता मिल जाएगी, देशीकरण से भी मिल जाएगी, और किसी भूभाग पर अगर भारत उसको अपने क्षेत्र में मिला लेता तो तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। पर चौथा, भारतीय बैंकों में अगर पैसा जमा कर रहे हो तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर विदेशों या बाहर यानी विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो वो आपका 7 सालों तक या उससे ज्यादा भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन से जी नहीं, आप वंचित नहीं कर सकते। आपातकालीन के दौरान आप भी वंचित नहीं कर सकते। युद्ध के दौरान नहीं। उपरोक्त सभी इनमें से किसी भी कारण से आप भारत की नागरिकता उनसे नहीं छीन सकते। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का वाला सक्षम निकाय कौन है। आर्टिकल नंबर 11 संसद है भाई। ठीक है, इसके बाद किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो वो कौन सा है, वो है आपका यूएसए। कौन है, यूएसए, बी। इसके बाद आगे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो हम देते हैं भाई सिंगल सिटीजनशिप देते हैं हम। ठीक है, दोहरी नागरिकता कौन देता है, तो ये यूएसए देता है। कौन देता है, यूएसए देता है। इसके बाद नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से आवश्यक शर्त क्या है। सबसे पहला, राज्य की सदस्यता, जी नहीं। धर्म के समर्थन, जी नहीं। उच्च परिवारों की सदस्यता, जी नहीं। उच्च जाति की सदस्यता, जी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, राज्य की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, किसकी, राज्य की सदस्यता। भारत में एक, देखो यहाँ पे जो राज्य है ना, राज्य हमारे छोटे छोटे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है ये। ठीक है, भारत स्टेट मतलब भारत संघ। ठीक है, भारत में एक कल नागरिकता को अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, जी ब्रिटेन से अपनाई गई है। कहाँ है ब्रिटेन, ये रहा, ए है इसका आंसर। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म के अनुसार प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्ता से प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण से भी मिल जाएगी। ठीक है, और अनुरोध से आपको नागरिकता क्या मिल जाएगी, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नहीं। ठीक है, अनुरोध के द्वारा आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, इसका आंसर ए बी सी नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्याग करने पर हो जाएगी, दूसरे देशों में नागरिकता ग्रहण करने पर भी आपकी नागरिकता हो जाएगी, वंचित किए जाने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका आंसर है, हमारा संविधान जब लागू हुआ था उसके बाद जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया उसको जन्मजात के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। 1955 के नागरिकता अधिनियम में निम्नलिखित नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख है।
आपको वंश के अनुसार नागरिकता मिल जाएगी, देशीकरण से मिल जाएगी, जन्म से मिल जाएगी और पंजीकरण से भी नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, ABCD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? तो कौन कौन सा है भाई? आप मतदान, जी हाँ, मतदान, आप राइट, मतदान का राइट है आपके पास। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होना, आप वहाँ हो सकते हो, आप खड़े हो सकते हो। सार्वजनिक रोजगार में समानता, हाँ जी, आर्टिकल नंबर 16 बोलता है, तो इसका डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है, तो वो है आपका कौन सा? 1955 ए। ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर होता है समाप्ति, है उसका आंसर की। और अब हम चलते हैं अपने अध्याय नंबर 8, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। अब बोलोगे भैया आपने अध्याय 5, 6 और 7 तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो देखो भाई, मैंने पढ़ाऊंगा, मैं उसकी एक अलग सेपरेट क्लास बनाऊंगा जिसमें 6 और 7 रहेंगे। इसके अंदर मैंने ऐड करे हैं आपके 5 और 8, क्योंकि 5 बहुत छोटा भाग है पर 8 बहुत बड़ा है। ठीक है। ये इसकी इसी क्लास की 2 पार्ट में आएंगे ये वीडियो। ठीक है। ये एक पार्ट के अंदर मैंने नागरिकता करा दी, दूसरे पार्ट के अंदर मैं संघीय कार्यपालिका का 50% पढ़ा दूंगा, बाकी 50% मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। तो बिना आपका समय गए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संघीय कार्यपालिका ये टॉपिक है अपना। हाँ, तो संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक क्या चलती है भाई? संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। अर्थात संघीय कार्यपालिका के विभिन्न पद पदाधिकारियों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति भारत का क्या है? प्रथम व्यक्ति है। ठीक है। प्रथम नागरिक या प्रथम व्यक्ति एक कौन है? राष्ट्रपति है आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक तथा राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है। देखो, राज्य का प्रमुख अगर बोलूं ना तो वो हेड ऑफ स्टेट आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का एक प्रतीक होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। तथा संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। देखो, सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति यहाँ पे बोल तो दिया कि भाई हेड ऑफ स्टेट होता है, भारत का अध्यक्ष होता है, बट एक्चुअल जो रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है ना, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति एक टाइप का भारत के अंदर एक वो कठपुतली होता है जिसको डायरेक्शन दिया जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा। ठीक है। और प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद जो बिल पास करती है, राष्ट्रपति उनको पास कर देता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे पहला आता है अनुच्छेद नंबर 52। ठीक है। क्योंकि देखो, बाहर जो कार्यपालिका है 52 से 78 तक चलती है, तो शुरुआत में हम राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में प्रावधान है कि संघीय कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति के अंदर होंगी। ठीक है। और 52 क्या बोलता है? हेड ऑफ स्टेट भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके अंदर समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्तियां क्या है? निहित होंगी। वो अनुच्छेद नंबर 53 बताता है आपको। वहीं 54 क्या बताता है? 54 बताता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। और और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भी अब निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा आ गई है जम्मू कश्मीर में भी अब। ठीक है। क्योंकि वो यूटी है अब। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा अस्तित्व में न होने के कारण अभी देखो, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जा सकता। बट वर्तमान 2025 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, वहां पर एक सीएम इलेक्ट हो चुका है और विधानसभा चलने लग गई है। तो उनके जो सदस्य हैं वो अब राष्ट्रपति के चुनाव में, जब अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसके चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की कुछ रीति होती होगी जो अनुच्छेद 55 में है। देखो, 52 में तो हेड ऑफ स्टेट बोला, 53 में सारी शक्तियां होंगी, 54 में कौन कौन उसके चुनाव में भाग लेंगे, और 55 में प्रोसेस क्या होगा, क्या नीति होगी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए। साथ ही प्रतिनिधित्व में केंद्र और राज्य संघ क्षेत्रों में समानता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत कौन सी मत पद प्रणाली है भाई? एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है।
अगर मैं बोलूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो आप बोलोगे भैया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अनुच्छेद 56 में क्या बोलता है? भाई भारत के राष्ट्रपति की जो पदावधि है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की आगामी 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। ठीक है, 56 में क्या है? टाइम पीरियड दिया गया है। 52 में तो एक हेड ऑफ स्टेट होगा। 53 में सारी शक्तियां होंगी। 54 में कौन-कौन चुनाव में भाग लेगा। 55 में चुनाव का प्रोसेस क्या होगा, कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, और 56 बताता है कि वो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितने समय तक रहता है। तो पद धारण करने से 5 वर्ष की अवधि तक भारत का राष्ट्रपति पदावधि आर्टिकल नंबर 56 बताता है। भारत का राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के पश्चात भी बना रहेगा जब तक उसकी उत्तराधिकारी अगले राष्ट्रपति के पद में ग्रहण ना कर ले। ठीक है, अनुच्छेद 56 ही ये बोलता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो रहा है, तो पुराने जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है जी। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, सॉरी, प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना क्या देता है? इस्तीफा देते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो भाई वो खुद इस्तीफा दे दे, या फिर उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाए। तो महाभियोग कौन से आर्टिकल में होता है मैं आगे बता दूंगा आपको। अनुच्छेद नंबर 57 क्या बोलता है? भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता या फिर योग्यता। देखो, 52 में हेड ऑफ स्टेट होगा भारत का। 53 में वो क्या है, अब उसके उसके अंदर सारी शक्तियां निहित होंगी। 54 में कौन कौन चुनाव में भाग लेगा। 55 में प्रोसेस क्या होगा। 56 में कितने टाइम तक बनेगा। और 57 ये बताता है कि क्या राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो दोबारा चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये बताता है आपका आर्टिकल नंबर 57। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई विशेष उपबंध वर्णित नहीं है जिसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन होने पर भी प्रकार या प्रश्न उठे। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है। नहीं, भारत का राष्ट्रपति चाहे तो समय अवधि खत्म होने के बाद दोबारा भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका वह राष्ट्रपति राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकते। देखो, यूएसए में तो प्रावधान है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो 2 बार ही बन सकता है, उसके बाद उसको हटना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 58 क्या बोलता है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता, यहाँ पे अर्हता का मतलब हिंदी शब्द है ये, इसका मतलब होता है योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं। 52 में तो आपका हेड ऑफ स्टेट है ना भारत का राष्ट्रपति। 53 में सारी शक्तियां होंगी। 54 में कौन कौन चुनाव में भाग लेगा। ठीक है, 55 में कौन सी पद्धति होगी, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति होगी। 56 में कितने टाइम तक बनेगा। 57 में क्या री इलेक्ट हो सकता है। और 58 आपका ये बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 58 में योग्यता है। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति पात्र होगा जब वह निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करता हो। सबसे पहला, भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उसे आयु से अधिक होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, वहीं वह व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब विशेष बिंदु पढ़ते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य का राज्यपाल, केंद्र या राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद नहीं माना जाता। इस कारण यह सभी राष्ट्रपति के पद के लिए अहर्य होंगे। ठीक है, संसद अधिनियम 1959 में उनके पदों को लाभ के पद के आहार पर निहरियता से छूट मिलती है। ठीक है, ये 1959 में ही बोल दिया इन लोगों ने कि जो मंत्री वगैरह ये सब रहेंगे ये लाभ का पद नहीं है। देख रहे हो हमारे देश के अंदर किस टाइप से बातें घुमाई गई हैं। आगे चलो से पढ़ते हैं अब आगे। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्येक उम्मीदवार जमानत राशि के तौर पर कितने पैसे देता है भाई? 15,000 देता है। किसको देता है? आरबीआई में जमा कराता है। भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार यदि कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाती है। वहीं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन हेतु राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, कितने प्रस्तावक होंगे भी? 50। और कितने अनुमोदक होंगे? 50। आर्टिकल नंबर 59 क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें, कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है जो संसद के अथवा राज्य विधानमंडल को किसी भी सदन का सदस्य है, तब राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने पर उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, वह व्यक्ति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं
बिना किसी भुगतान के राष्ट्रपति को अपना आधिकारिक आवास मिलता है। वहीं राष्ट्रपति के प्रति राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा निर्धारित भत्ते, विशेषाधिकार, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। आर्टिकल नंबर 59 दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उनके निर्धारित भत्तों, उपलब्धियों में कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं, क्या क्या था। 52 में एक हेड ऑफ स्टेट होगा, 53 में सारी शक्तियां होंगी, 54 में कौन कौन से उसके चुनाव में भाग लेंगे, 55 में प्रोसेस आता है चुनाव का जिसमें एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति आएगी, 56 में टाइम आ जाता है कितने साल तक बनोगे, 57 में आपको रीइलेक्ट करने की बात आती है, 58 में आपकी योग्यताओं आ जाएंगी और 59 आपको आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, एक तरह पर्क्स की बात कर रहा है 59। ठीक है, कि आपको फ्री घर मिलेगा, सुविधा मिलेगी एंड मैनी मोर। आर्टिकल नंबर 60 क्या बोलता है? 60 बोलता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ कौन दिलाएगा भारत के राष्ट्रपति को? भारत का राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगर हमारे सीजेआई अनुपस्थित होते हैं तो कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति की शपथ उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जो जज होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति शपथ लेता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद पर कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि प्रतिरक्षण परीक्षण तथा संरक्षण करूंगा, भारतीय जनता की सेवा कल्याण में निरहित रहूंगा। विशेष बिंदु, यदि कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे व्यक्ति को इसी प्रक्रिया के शपथ लेनी पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 क्या बोलता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहां से लिया गया है जी? यूएसए से लिया गया है ये चीज। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान को में यह अधिकार प्राप्त है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अपदस्थ कर सकती है। अब देखो, रीजन क्या होना चाहिए महाभियोग लगने का? अब जी होगा संविधान का अतिक्रमण। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करेंगे। कौन से आर्टिकल के थ्रू महाभियोग लगेगा? 61 के थ्रू लगेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लगा सकते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है और इस नोटिस पर संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया में जिस सदन में आरोप लगे उस सदन में यह 2/3 2/3 बहुमत से पास करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और इस प्रकार दूसरे सदन में भी आरोपों की जांच हो जाती है और राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि आरोपों की जांच दूसरे सदन में भी सही पाई जाती है तो महाभियोग को इस सदन द्वारा 2/3 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है और इस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होती है तथा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटाना जा सकता है। बट वर्तमान में भारत में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं रहा जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया हो। गौरतलब यह है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 62 क्या बोलता है? भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्तियां होने पर उसको भरने हेतु चुनाव कराने का समय। रिवीजन कराता हूँ। 52 में राष्ट्रपति आ गया, 53 में सारी पावर हो गई, 54 में कौन कौन उसके चुनाव में भाग लेगा, 55 में क्या प्रोसेस होगा सिंगल मतदान प्रणाली द्वारा, 56 में क्या टाइम पीरियड होगा, 57 में क्या दोबारा इलेक्ट्रिशन हो सकता है, 58 में क्या था, 59 में क्या था और 61 में क्या था, ये आप मुझे बताओ अभी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब 62 क्या बोलता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्तता होने पर उसको भरने हेतु चुनाव कराने का समय भारत का राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पहले हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद और उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्ति होती है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव रिक्ति होने की तिथि में 6 महीने के भीतर भीतर कराना चाहिए। सवाल यह है कि क्या अभी तक किन्हीं ही राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है पद पे रहते हुए? जी हाँ, जाकिर हुसैन हमारे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए। ठीक है, और दूसरे जो राष्ट्रपति थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु होती है वो होते हैं आपके कार्यवाहक। जो राष्ट्रपति बनते हैं वो होता है वीवी गिरी, जो उनकी जगह पे कार्यवाही जो कि कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं आगे चल के।
राष्ट्रपति पद की रिक्तताएं की स्थितियां क्या होंगी? भारत के राष्ट्रपति की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भाई क्या रीजन है कि भारत के राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली होगी? भाई टाइम पीरियड हो गया और राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को क्या दे दिया हो? त्याग पत्र दे दिया हो। तीसरा क्या होना चाहिए? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटा दिया गया हो। चौथा रीजन क्या हो सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर रहते हुए उनकी क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो। जैसे तीसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने की अहर्ता ना होने की स्थिति में, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उस पद को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, अगर निर्वाचन आयोग उस राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दे तो भारत के राष्ट्रपति अवैध हो जाए, वो नहीं बनेंगे राष्ट्रपति, हट जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। भारत के पद की रिक्तताओं राष्ट्रपति के पद की रिक्तताओं की स्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन निम्न प्रकार से होगा। देखो कौन कौन उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन निम्न प्रकार से होगा। सबसे पहला, भारत के राष्ट्रपति के बीमार, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से पद पर कार्य में असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को निर्वहन करेंगे। और कैसे होगा भाई? दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये भारत की लिस्ट आ गई कि भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से रहे। देखो पहला तो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, तीसरे नंबर के जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए, और ये सारे राष्ट्रपति की एक लिस्ट रही है। ठीक है, वर्तमान कौन है? 15वीं है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, 2022 से वर्तमान की रही है। कौन सी कास्ट से है? SC से है और उड़ीसा से है। ठीक है, मयूरभंज जिला। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब देखो राष्ट्रपति खत्म हो चुका है, अब उपराष्ट्रपति स्टार्ट होता है। उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 63 से। भारत के उपराष्ट्रपति का पद होगा किसमें? 63 में। जहां यही जो 52 में क्या था? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 63 में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। संघीय कार्यपालिका में भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति के पश्चात दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अनुच्छेद नंबर 64 क्या बोलता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य तथा शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं। 65 क्या बोलता है अनुच्छेद? कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियां होने पर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी घटना से भारत के राष्ट्रपति असमर्थ हो जाते हैं अपनी जॉब को करने के लिए, तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह क्या करेंगे? जगह ले लेंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जो अनुच्छेद 65 बताएगा। और 65 एक क्या बोलता है? देखो कंडीशन सबसे पहले पढ़ते हैं। कंडीशन से देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर अन्यथा अन्य कारण के कार्यालय में कोई रिक्तियां होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख के अनुसार नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। 65(2) क्या बोलता है? जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बीमारी किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं कर लेता। 65(3) क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान उस अवधि के संबंध में वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वाचन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी तथा ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों को हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। जब तक संसद द्वारा इस संबंध में कोई उपबंध नहीं बनाया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का हकदार होगा जो संविधान की दूसरी अनुसूची में। सिंपल सी बात है। देखो 65(3) ये बोलता है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनता है तो वो लाइबल हो जाता है। राष्ट्रपति को जो जो भत्ते, जो जो विशेषाधिकार मिल रहे थे वो सारे के सारे विशेषाधिकार हमारे उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा 65(3) ही बोलता है। अब 66 क्या बोलता है?
इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होगा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाई कौन कौन आएगा उसको पढ़ते हैं। अब उसका निर्वाचक मंडल, सबसे पहले राज्यसभा का कोई निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। वहीं अनुच्छेद 67 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का पद का जो कार्यकाल रहेगा, जहां कार्यकाल 56 में राष्ट्रपति का था, 57 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो अनुच्छेद 67 हम देख चुके हैं। अब इसकी आगे पढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता, ये क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके निम्नलिखित में से अपने हस्ताक्षर करके इस्तीफा दे सकता है। अगर आप नोटिस करो ना, यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहे थे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहा है। उपराष्ट्रपति में पूर्ण बहुमत द्वारा पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और तथा लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से भी सहमति व्यक्त की जा सकती है, लेकिन जब तक कम से कम 14 दिन का अग्रिम नोटिस नहीं दिया जाता तब इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद जब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। अनुच्छेद 68 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात सृजन रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाना चाहिए। मतलब देखो, अगर उपराष्ट्रपति का टाइम आ रहा है तो उनके लिए एक नया उपराष्ट्रपति आपको चुन लेना चाहिए। ठीक है, वेट नहीं करना। उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियां भरने के लिए निर्वाचित यथाशीघ्र आयोजित कराया जाए, जो चुनाव हो यथाशीघ्र करने चाहिए। अब आर्टिकल नंबर 69 आता है, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 69 में भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान है और भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी समक्ष दिलाई जा सकती है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा शपथ लेता है और वचन देता है कि वह अपने पद तथा कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करेगा। अब अनुच्छेद नंबर 70 आ जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। कोई भी इमरजेंसी आ गई है कि भाई राष्ट्रपति जी उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे अभी, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी की जगह उसका उन कर्तव्यों का निर्वहन कर देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में प्रावधान है कि भारतीय संसद आकस्मिकता की स्थिति में भारत की उपराष्ट्रपति के लिए कानून का निर्माण कर सकती है ताकि वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सके, ओनली इमरजेंसी कंडीशंस में। वहीं अनुच्छेद नंबर 71 क्या बोलता है? भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। ठीक है, 71(1) क्या बोलता है? के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन समेत सभी प्रकार के विवादों और शंकाओं का जांच उच्चतम न्यायालय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा तथा अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय का ही होगा। ठीक है, 71(2) क्या बोलता है? के तहत यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इसे परिस्थिति में पद पर रहते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य भी अवैध घोषित नहीं होंगे। 71(3) क्या बोलता है? के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विषय भारतीय संसद कानून का निर्माण कर सकती है। 74(4) क्या बोलता है? के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचक मंडल के अपूर्ण कुछ सदस्यों की चुनाव में अनुपस्थिति होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 72 के अंदर क्या आता है? इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए सिद्धि दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर सरकार के बिना नहीं कर सकता। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की जांच पर 5 प्रकार की क्षमादान है। सबसे पहले आती है आपकी पार्डन, परिहार, विराम, लघुकरण और परिविलंबन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा? जब राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजा मामले पर विचार कर रहे हो जिसने किसी केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध किया है, न्यायालय द्वारा किसी अपराधी की मौत की सजा सुनाए जाने पर वह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करे तो राष्ट्रपति अपने दया क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति सजा के एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हो जहां अपराधी या दोषी या कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत पर कोई सजा दी गई है।
74 एक क्या बोलता है भाई? इसके तहत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने में मंत्री परिषद की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा। जो सलाह मंत्री परिषद द्वारा दी जाएगी, राष्ट्रपति उस सलाह को साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, यानी बाध्य हो गया। 74(2) क्या बोलता है? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकेगी क्योंकि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि यदि तो क्या सलाह दी। 75 के अंदर क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशों पे करेगा। अब भारत के उपराष्ट्रपति की यहाँ पे सूची आ गई है। सबसे पहले आपके राधा कृष्णन रहे हैं, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके 14वें जगदीप सिंह धनखड़ रहे हैं, जो 11 अगस्त 2022 से वर्तमान तक है। डॉक्टर राधाकृष्ण लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने रहे। डॉक्टर राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी और आर वेंकटरमण, शंकर, ठीक है, दयाल शर्मा, के आर नारायण उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों पदों पर निर्वाह किया है इन्होंने। आगे इसके बाद आगे एस राधाकृष्णन ने अतिरिक्त लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुनने वाले व्यक्ति मोहम्मद हामिद अंसारी रहे। हिदायतुल्लाह भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। वह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। क्या? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब भारत का महान्यायवादी आ जाता है, ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी है अनुच्छेद नंबर 76 में है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 76 में। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के पदास्पर्द अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के पदास्पर्द अपना पद धारण करने के कारण भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, ठीक है। भारत का महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता रखता है। भारत का महान्यायवादी भारतीय सरकार की विधि संबंधित विषय सलाह देता है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हो। वहीं भारत का महान्यायवादी भारत के किसी भी क्षेत्र अदालत में सुनाई गई सुनवाई का अधिकार रखता है। भारत का महान्यायवादी संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों के समान प्राप्त करता है, पर वोट नहीं डाल सकता। भारत का महान्यायवादी चाहे तो लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, पर दोनों में से किसी में वोट डालने का उसे अधिकार नहीं है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में बोलने और इनकी कार्रवाई में भाग लेना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेना का अधिकार है। मतदान करने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को, ठीक है। अब कुछ मुख्य बिंदु आ जाते हैं भारत के महान्यायवादी के। विशेष बिंदु: भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? शीतलवाड़ थे। 16वें महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी है। 76(1) क्या बोलता है? के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 76(2) क्या बोलता है? भारत के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित विषय पर सरकार के विधेयक की सलाह दे, ठीक है। अनुच्छेद 88 क्या बोलता है? 88 बोलता है कि के अनुसार भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में बोल सके और इसकी कार्रवाई में भाग ले सके, लेकिन यह मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो देखो, ये क्लास इतनी ही रहेगी। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा है ना, मैनी मोर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी अगर सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।